हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन पढ़ेंगे एनसीईआरटी का पहला चैप्टर क्लास 11th का जीव जगत में विविधता यूनिट का जीव जगत। तो अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन जीव विज्ञान होता क्या है। ठीक है। तो जीव विज्ञान में क्या होता है, पहला अपन अध्ययन करते हैं जीवन रचना प्लस जैव प्रक्रम। जो जीवन रचना का मतलब होता है इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु, जैसे कि भेड़, बकरी और पादप और भी कई सारे पक्षी, इस टाइप से। और जैव प्रक्रम का मतलब होता है पाचन, जैसे अपन प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। पाचन, उत्सर्जन और श्वसन। ठीक है। तो जो जीव विज्ञान बायोलॉजी होती है, इसमें अपन पहला अध्ययन करते हैं जीवन रचना और दूसरे का अध्ययन करते हैं जैव प्रक्रम का। इन दोनों के अध्ययन को अपन कहते हैं जीव विज्ञान। ठीक है। जो जीव जगत है ना, इसमें क्या है, कौतूहल जैव विविधता यानी अमेजिंग डाइवर्सिटी पाई जाती है। अमेजिंग डाइवर्सिटी पाई जाती है। अमेजिंग डाइवर्सिटी का मतलब होता है इसमें कई, मतलब अपना जो लिविंग वर्ल्ड है ना, उसमें कई प्रकार के जंतु, पेड़ पौधे, कई लाख पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जो आदि मानव था ना, उसने इस पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी पदार्थों को दो भागों में बांटा था। पहला कौन सा था, निर्जीव पदार्थ, और दूसरा कौन सा था, सजीव पदार्थ। ठीक है। जो निर्जीव पदार्थ थे ना, उसमें आदि मानव ने किन किन को रखा था, वायु, समुद्र और क्या, आग। और जो सजीव पदार्थ थे ना, उसमें आदि मानव ने किन किन को रखा था, कुछ प्राणियों को, एनिमल को, जैसे कुत्ता, भेड़, बकरी। और दूसरा किसको रखा, प्लांट को, पादपों को। ठीक है। तो जो आदि मानव का ये जो वर्गीकरण था ना, ये किस पे आधारित था, इसका आधार क्या था, इसका बेसिक क्या था, इसका आधार था भय या दूर भागने के भाव पर आधारित था। मतलब किस चीज़ से डर लगता है, किस चीज़ से दूर रहना चाहिए, इस हिसाब से आदि मानव ने इन ऐसे वर्गीकरण किया था। ठीक है। सजीवों का वर्णन जिसमें मानव भी शामिल था, सजीवों का वर्णन जिसमें मानव भी शामिल था, मतलब जिसमें मानव का भी वर्णन किया गया था, वो क्या है, काफ़ी बाद में, मतलब बहुत समय बाद प्रारंभ हुआ। अपन आगे पढ़ते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं अपन। अब देखो, जो बायोलॉजी होती है ना, उसे पढ़ने के दो व्यू होते हैं। एक होता है एंथ्रोपोसेंट्रिक, और दूसरा होता है बायोसेंट्रिक। ठीक है। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब होता है कि एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी होता है ना, बायोलॉजी पढ़ने के जो व्यू होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं, एंथ्रोपोसेंट्रिक, बायोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब होता है कि ह्यूमन क्या है, ये मानता है कि ह्यूमन सुपीरियर है। ठीक है। और बाकी सारे के सारे ऑर्गेनिज्म है ना, और ऑर्गेनिज्म वो कैसे इंफीरियर है। मतलब इसमें एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू में क्या है, बस अपन ह्यूमन की अध्ययन करते हैं, और बाकी सब ऑर्गेनिज्म का अध्ययन अपन नहीं करते हैं, और बाकी सब जीवों का अपन अध्ययन नहीं करते हैं। तो इस हिसाब से जो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू वाले जो साइंटिस्ट एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू में लगे थे, वो क्या है, बायोलॉजिकल नॉलेज में, सीमित वृद्धि कर सके। और बायोसेंट्रिक का मतलब होता है जितने भी पृथ्वी पर जीव पाए जाते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या इक्वल है, और ये बायोलॉजिकल नॉलेज में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर सके। ठीक है, यही लिखा है इस जगह पे। ठीक है, कि जो समाज मानव उद्भव विज्ञान एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू बायोलॉजी में संबंधित है, वो बायोलॉजिकल नॉलेज में सीमित वृद्धि कर सके।
अब आगे बढ़ते हैं अपन। जो देखो जीव स्वरूप था ना, मतलब इतने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है, उसका जो क्या देखो इसका ना जीव स्वरूप के अपन सिस्टमिक अध्ययन करने के लिए, सिस्टमेटिक स्टडी के लिए, प्लस स्मारकीय विवरण, विवरण मतलब इतने सारे जीवों का स्मारकीय विवरण मतलब इतने सारे जीवों उनका वर्णन करना, वो क्या होता है स्मारकीय विवरण। इन दोनों की वजह से क्या हुआ, निम्न चीज़ों की आवश्यकता पड़ी। पहला क्या है, विस्तृत पहचान प्रणाली। दूसरा, नाम पद्धति की आवश्यकता पड़ी। पहला विस्तृत पहचान प्रणाली मतलब अपन जीवों की पहचान कैसे करें। दूसरा क्या, नाम पद्धति की आवश्यकता पड़ी कि जीवों का नाम कैसे रखें। तीसरा, जीवों का वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता पड़ी कि जीवों का वर्गीकरण कैसे करें। तो जीव स्वरूप मतलब इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले भिन्न भिन्न जीवों का सिस्टमेटिक अध्ययन करने के लिए, और उसका एक इन सब जीवों का एक अगर अपन किताबों लिखेंगे तो बहुत सारी किताब बचाएं, तो उसे बोलते हैं स्मारकीय विवरण के लिए अपन को क्या निम्न तीन की आवश्यकता पड़ी। पहला विस्तृत पहचान प्रणाली, दूसरा नाम पद्धति, और तीसरा क्या वर्गीकरण पद्धति। इन तीन की आवश्यकता पड़ी। अपन आगे देखते हैं। जो लिविंग होते हैं ना, सजीव होते हैं ना, उनके द्वारा दो समानता दर्शाई जाती हैं। पहला क्या होता है, वर्टिकल सिमिलरिटी, ऊर्ध्वाधर समानता, और तीसरी क्या होती है, क्षैतिज समानता। ठीक है, अब देखो अपन समझते हैं कि ऊर्ध्वाधर समानता और क्षैतिज समानता होती क्या है। जैसे माना कि ये कोई पेरेंट है, कि क्या हुई, इन दोनों ने आपस में शादी की, तो ये क्या हुई, पेरेंटल माता पिता हो गए। ठीक है, इनने आपस में इनके बच्चे पैदा हुए, ये 2 बच्चे पैदा हुए इनके। ठीक है, ये कौन है, भाई बहन। तो देखो जो भाई बहन के बीच में जो समानता होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, क्षैतिज समानता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षैतिज समानता। मतलब एक भाई बहन एक ही पीढ़ी के अंदर जो समानता होती है, एक ही पीढ़ी के अंदर जो समानता होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, क्षैतिज समानता बोलते हैं। ठीक है, और बच्चों और माता पिता इन दोनों के बीच में जो समानता होती है, मतलब एक पीढ़ी हो गई, दूसरी पीढ़ी हो गई, इन दोनों पीढ़ियों के बीच में जो समानता होती है इसे अपन क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर समानता। यानी 2 पीढ़ियों के बीच में समानता, 2 पीढ़ियों के बीच में समानता। दो पीढ़ियों के बीच में समानता। ठीक है, आप अपन ने जो भी मतलब अपन को जो आइडेंटिफिकेशन और क्लास वर्गीकरण पद्धति, ठीक है, डिटेल विस्तृत पहचान प्रणाली, इन सब की जो भी आवश्यकता थी वो क्यों थी, क्यों इसलिए आवश्यकता थी जिससे कि जो ऊर्ध्वाधर और जो क्षैतिज समानता है इन दोनों को इसमें अपन शामिल कर सकें। किसमें, वर्गीकरण पद्धति में, नाम पद्धति में, ठीक है, इन दोनों को अपन शामिल कर सकें। देखो जब अपन ने आज अध्ययन किया तो अपन को पता चला कि वर्तमान के सभी जीव प्लस पृथ्वी पर जितने जीव रह चुके हैं, पृथ्वी के पर अभी तक जितने जीव रह सके हैं, ये सभी ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब अपन ने आज के ज़माने अध्ययन किया, जब अपन को पता चला कि वर्तमान के सभी जीव और अभी तक के सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इससे क्या हुआ, मानव का अहंकार टूटा। मानव अहंकार टूट गया, और इससे क्या हुआ, मानव को रियलाइज हुआ कि अब अपन को सभी जीवों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, किसी भी जीव को अपन कम या ज़्यादा आकलन नहीं कर सकते। इसलिए उसने क्या किया, जैव विविधता संरक्षण किया। कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या किया, सांस्कृतिक आंदोलन किए। ठीक है, अब और आगे पढ़ते हैं। अपन जो यूनिट फर्स्ट है ना, अपनी जो यूनिट फर्स्ट है ना, इस इकाई के अपन आगे के चैप्टर को अपन कैसे पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमी के एक टैक्सोनॉमिस्ट होता है ना, उसके व्यू से अपन आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब अपन पढ़ते हैं अर्नेस्ट मेयर के बारे में। जो अर्नेस्ट मेयर था ना, उसका जन्म कब हुआ था, 5 जुलाई 1904 को हुआ था। ठीक है, और इसका जन्म कहाँ पर हुआ था, कैंपटन, जर्मनी में।
और ये क्या अर्नेस्ट मेयर कौन थे? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विकासपरक जीव वैज्ञानिक यानी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। कौन थे? इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। इन्हें क्या बोलते हैं? 20वीं सदी का डार्विन भी बोलते हैं। ठीक है। और जो अर्नेस्ट मेयर थे ना, वो क्या अब तक के 100 महान वैज्ञानिकों में से एक थे। ठीक है। देखो अब जो मेयर थे ना, उन्होंने क्या 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में कला एवं संख्या में नौकरी प्राप्त की। किसमें? कला प्लस संख्या है, कला एवं विज्ञान संख्या में क्या की? नौकरी प्राप्त करी। और जी हार्वर्ड विश्वविद्यालय से कब 1975 में रिटायर्ड हुए। कब हुए? क्या हुए? रिटायर्ड हुए। रिटायर्ड किस पदवी के साथ हुए? अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस। ठीक है। इस उपाधि के साथ ये उन्होंने अवकाश प्राप्त किया। जो अर्नेस्ट मेयर थे ना, इनने का अपने 80 साल तक इनने काम किया। इसे क्या बोलते हैं? कार्य जीवन। अपने जीवन का के 80 साल तक इन्होंने काम किया। ठीक है। तो 80 साल में इन्होंने किन किन में किया काम किया? पहला था पक्षी विज्ञान, दूसरा था प्राणी भूगोल, मतलब कौन से जीव किस आवास में पाए जाते हैं, तीसरा था विकास, और चौथा किस पर काम किया? वर्ग की। अब और कहाँ पे किया? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के इतिहास प्लस दर्शन पर काम किया, आदि पर इन्हें रिसर्च करी। अब देखो जो जीव विकासीय जीव विज्ञान था ना, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी थी ना, उसका एक केंद्रीय प्रश्न था। क्या? सेंट्रल क्वेश्चन था। ठीक है। वो क्वेश्चन क्या था? जाति विविधता की उत्पत्ति कैसे होती है। मतलब जाति विविधता हुई है ना, मतलब इस पृथ्वी पर इतने प्रकार के जीव पाए जाते हैं, वो कैसे पाए जाते हैं? जाति विविधता की उत्पत्ति कैसे हुई? ये प्रश्न किसने दिया? जाति विविधता की उत्पत्ति को अर्नेस्ट मेयर ने। इसके साथ ही इन्होंने क्या किया? जो बायोलॉजिकल स्पीसीज होती है ना, इसकी डेफिनेशन दी। ठीक है। बायोलॉजिकल स्पीसीज का मतलब होता है कि एक ऐसी मतलब एक ही प्रजाति के सदस्य जो आपस में ब्रीड कर सकें, और साथ में ब्रीड से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वो कैसे हो? फर्टाइल हो, मतलब ये भी आगे जाके बच्चों को जन्म दे सकें। और ठीक है, ये होती है बायोलॉजिकल स्पीसीज की परिभाषा। देखो अगर अपन पढ़ते हैं, जो मेयर थे ना, उनको 3 पुरस्कार दिए गए, जिनको अपन क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान के क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान के 3 ताजों की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, 3 ताजों की संज्ञा दी। अब वो 3 पुरस्कार कौन कौन से था? पहला था 1983 में मिला था इनको, कौन सा? वॉल्जन प्राइज। दूसरा को कब मिला? 1994 में। एनसीईआरटी में करेक्शन कर लेना, मैंने रेड में लिखा है यहाँ पे। ठीक है। जीव विज्ञान के लिए इंटरनेशनल प्राइज। तीसरा कौन सा मिला था इनको? कब मिला था? 1999 में मिला था। याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्राफूड प्राइज।
जो मेयर थे वो कब 100 वर्ष की आयु में 2004 में स्वर्गवास हुए।